गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पॉलिटी में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग कैग बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको हम लोग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी भी लोकतंत्र के लिए चार स्तंभ का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में, किसी भी देश के लोकतंत्र में किसी भी देश के लोकतंत्र में उस देश की लोकतंत्र को यदि जानना हो और उस देश में किस प्रकार का लोकतंत्र है और उस भावना को बनाए रखने के लिए उस देश की यदि यह चार, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, कैग और यूपीएससी। सुप्रीम कोर्ट मतलब न्यायपालिका। यदि उस देश का न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगा तो वह वास्तविक लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? लोगों का जहां राज हो। मतलब यह कि लोगों के अधिकार का यदि कोई हनन कर रहा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करके उस व्यक्ति को उसका अधिकार उपलब्ध करवाता है। तो सुप्रीम कोर्ट जिस देश का, जहां का स्वतंत्र होगा, उस देश का लोकतंत्र बेहतर होगा। और हमारे भारत में डेमोक्रेसी कंट्री है हम लोग, और डेमोक्रेसी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान के अनुकूल स्वतंत्र रखा गया है। इलेक्शन कमीशन, यदि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन यदि निष्ठापूर्वक यदि कार्य नहीं करेगा तो उस देश की लोकतंत्र चरमरा जाएगी। कहने का मतलब यह है, यदि इलेक्शन कमीशन लोभवश मोहवश यदि आ जाए तो वह किसी भी प्रतिनिधि को वोट टिकट दे सकता है। मतलब क्या, वह इशू कर सकता है और वह इलेक्शन कमीशन किसी भी व्यक्ति के पार्टी का दर्जा दे सकता है। इस कारण से इलेक्शन कमीशन यदि किसी देश का, मतलब चुनाव आयोग यदि किसी देश का निष्पक्ष कार्य नहीं कर रहा है तो उस देश के लोकतंत्र को हम सफलतापूर्वक लोकतांत्रिक देश नहीं कहेंगे। हमारे भारत में इलेक्शन कमीशन को भी स्वतंत्र निकाय के रूप में जानते हैं हम लोग। अब है एक कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग जो है यह भारत सरकार के खर्च, आय और व्यय का यह गणना करता है। खास करके यह देखता है कि गवर्नमेंट कहाँ कितना खर्च की है। और उसी प्रकार से है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। यदि स्वतंत्र नहीं हो, निष्पक्ष नहीं हो तो संघ लोक सेवा आयोग में वही सदस्य जाएंगे या उन्हीं का लड़का जाएगा जो कहीं ना कहीं विधायक या मंत्री के पद पे है। इस कारण से लोकतंत्र को समझने के लिए इन चार स्तंभों का स्वतंत्र होना और निष्पक्ष भाव से कार्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के तहत कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संरचना का उल्लेख किया गया है। मतलब क्या, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 के तहत यह बतलाया गया है कि भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे। अब यहां से एक प्रश्न आएगा मन में, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनने के लिए क्या योग्यता दी गई है संविधान में? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनने के लिए संविधान में क्या योग्यता दी गई है? तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं, कैग के योग्यता के संबंध में, क्वालिफिकेशन के संबंध में संविधान में किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया गया है। कैग के क्वालिफिकेशन, ना कि शैक्षणिक क्वालिफिकेशन, कैग की क्वालिफिकेशन योग्यता के संबंध में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कोई व्याख्या नहीं किया गया है। हाँ, यह बतलाया गया है कि संसद के द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा। क्या निर्धारित किया जाएगा?
तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होंगे, यह काम किसका है, संसद का। तो इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था, कैग पावर ड्यूटी एंड सर्विस कंडीशन एक्ट 1971। 1971 में 1971 में कैग पावर ड्यूटी एंड सर्विस कंडीशन एक्ट 1971 बनाया गया और उस अधिनियम के तहत यह निर्धारित किया गया कि कैग वही व्यक्ति होंगे जो आईएएस होंगे। मतलब क्या, भारतीय प्रशासनिक आयोग के जो मेंबर होंगे या जो सदस्य होंगे वही व्यक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे। आईएएस रैंक के अधिकारी ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे। यह कहाँ लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे कैग पावर्स ड्यूटीज एंड सर्विस कंडीशन अधिनियम 1971 के तहत। क्या संविधान में इनके योग्यता का चर्चा किया गया है, तो हम कहेंगे जी नहीं, कैग की योग्यता का चर्चा भारत के संविधान में नहीं किया गया है। नेक्स्ट, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो होंगे वे इसके सदस्य या अध्यक्ष हो सकते हैं। अब देखते हैं हम नियुक्ति मतलब क्या, अपॉइंटमेंट। नियुक्ति, कैग की नियुक्ति प्रेसिडेंट मतलब क्या, राष्ट्रपति। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो नियुक्त करते हैं वो किनके सलाह पर, मंत्री परिषद के सलाह पर। तो यहां से क्या एक मतलब समझे हम कि वास्तविक रूप में कैग कौन होगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, मंत्री परिषद, लेकिन कर्ता कौन है, नाम मात्र, तो राष्ट्रपति। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति अपने मन से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आईएएस अधिकारी को कैग नहीं बना सकता है। उसके लिए मंत्री परिषद जो नाम राष्ट्रपति के पास भेजेंगे उन व्यक्ति को या उस व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय कैग पद पर नियुक्त करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति किसके सलाह पर, मंत्री परिषद के सलाह पर। कैग मतलब नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जो होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। अब यहां से मन में एक प्रश्न आएगा, क्या शपथ के लिए कोई अनुच्छेद है, तो हम याद रखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची 3 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलवाते हैं। अब यहां से फिर प्रश्न आएगा कि शपथ किस बात की वो लेते, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस बात की शपथ लेते हैं, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा शब्द की शपथ लेते हैं। किस बात की शपथ लेते हैं, तो संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा शब्द की शपथ लेते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। शपथ दिलवाते कौन है, तो प्रेसिडेंट, और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। किसके सलाह पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर। नेक्स्ट, कैग की नियुक्ति के संबंध में एक वारंट पत्र जारी किया जाता है, वारंट जारी किया जाता है। वारंट को हम लोग अधिपत्र बोलते हैं, वारंट को हम लोग अधिपत्र कहते हैं। अब यहाँ पर यह नहीं सोचना है कि वारंट का मतलब प्रशासन कोई वारंट भेजा है और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वारंट का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि राष्ट्रपति के द्वारा सील लगा हुआ नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा, उसे ही वारंट बोला जाता है। तो अब नया ट्रेडिशनल ऐसा प्रश्न बनता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति निम्न में से किनकी नियुक्ति के संबंध में वारंट जारी करता है, और ऑप्शन नंबर 4 रहता है इनमें से कोई भी नहीं।
तो हम लोग ऐसा एग्जामिनेशन हॉल में कर बैठते हैं कि वारंट मतलब हम लोग सामान्य तौर पर समझते हैं कि जो पुलिस के द्वारा जो वारंट भेजा जाता है उस वारंट को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर वह वारंट नहीं है, यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा सीलबंद एक नियुक्ति पत्र होता है, उसे ही वारंट या अधिपत्र बोला गया है। तो राष्ट्रपति के द्वारा एक तो हो गया कैग की नियुक्ति के संबंध में वारंट जारी किया जाता है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के संबंध में और नंबर 3 राज्यपाल। अब आपसे एग्जाम में यदि प्रश्न पूछे निम्न में से किनकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति वारंट जारी करता है, तो पहला ऑप्शन दे दिया आपको प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन विदेशों में भारतीय उच्चायुक्त, नंबर 3 चुनाव आयोग के अध्यक्ष, नंबर 4 राज्यपाल। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल। मतलब हमें यह ध्यान रखना है एग्जामिनेशन हॉल में कि यह तीन छोड़कर कैग, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजेस और राज्यपाल के अलावा इन्हीं के संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति के संबंध में वारंट जारी नहीं किया जाता है। और हम लोगों ने क्या देखा कि इन तीन व्यक्तियों के संबंध में ही वारंट जारी किया जाता है नियुक्ति के लिए। नेक्स्ट, अब कार्यकाल, पूरा कार्यकाल कितना होता है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया है, लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कैग पावर्स, ड्यूटीज एंड सर्विस कंडीशन एक्ट 1971 के तहत यह निर्धारित किया गया कि कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा कैग का कार्यकाल। तो अब यहां हमें समझना है कि 6 वर्ष क्या 65 वर्ष क्या। मान लीजिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति 54 वर्ष में हुई तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा और वह 60 साल में वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति की नियुक्ति यदि 63 साल में हुआ या 64 साल में हुआ या 64 साल 11 महीना 28 दिन के बाद हुआ तो उनका जो कार्यकाल होगा वह जो शेष जो दिन बचा हुआ 65 वर्ष पूरने में बस उतना ही दिन का उनका कार्यकाल होगा। कहने का क्या तात्पर्य है, जो पहले हो या 6 वर्ष पहले हो या 65 वर्ष पहले हो, इन दोनों में से जो पहले टेन्योर पूरा कर जाए उसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जब रिटायर कर जाते हैं तब उन्हें किसी भी लाभ के पद पर नहीं बिठाया जा सकता है। ऐसा बोला गया संविधान में कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तब उन्हें किसी भी लाभ के पद पर नहीं बिठाया जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या देखा, योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल। अब हम लोग देखते हैं हटाने का प्रोसेस क्या है। हटाना, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के संबंध में संविधान में यह लिखा हुआ है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसी प्रकार से हटाया जाएगा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को पद से उसी प्रकार हटाया जाएगा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा मन में कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किस प्रकार से हटाया जाता है। तो अनुच्छेद 124(4)
के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए सबसे पहली बात तो दो कंडीशन में ही आप उन्हें हटा सकते हैं। एक, पहली बात कि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हों, और दूसरा कंडीशन यह कि जो वह उनका जो स्थिति है वह छत बिछत हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि वह पद पे रहते हुए यदि वो उनकी दिमागी हालत जो है वो यदि खराब हो जाए तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। और पहली बात यह थी कि जो जिस पद पे वो बैठे हुए हैं वह उस कर्तव्य का पालन करने में असक्षम है। तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, और हटाने के लिए दोनों में से किसी भी सदन में आप प्रस्ताव ला सकते हैं। यदि आप लोकसभा में प्रस्ताव ला रहे हैं तो कम से कम आपके पास 100 सदस्य मतलब क्या सदन के कुल सदस्य का 100 सदस्य का प्रस्ताव होना चाहिए, मतलब क्या सॉरी बहुमत होना चाहिए, मतलब क्या सहमति होनी चाहिए। यदि आप राज्यसभा में ला रहे हैं प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए तो कम से कम 50 सांसदों या 50 सदस्य, राज्यसभा के 50 सदस्यों की सहमति होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर से हम क्या समझने का प्रयास किए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने का प्रोसेस, हटाने का तरीका वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका है। दूसरी बात, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त और सुप्रीम कोर्ट के जज तीनों का सैलरी मतलब वेतन एक बराबर है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी वेतन 2.50 लाख मतलब 2.5 लाख रुपया, सुप्रीम कोर्ट के जज का भी 2.5 लाख और निर्वाचन आयुक्त का भी 2.5 लाख। इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों का जो रैंक है वेतन के क्रम में तीनों समकक्ष आते हैं। कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज, निर्वाचन आयुक्त और कैग, इन तीनों का वेतन इक्वल दिया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर समझने का प्रयास किया और तीनों को एक साथ लेके चले कि तीनों के वेतन में समानता है। अब यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन संचित निधि पर भारित होता है। किस पर? तो संचित निधि पर चार्ज होता है, मतलब क्या भारित होता है। तो भारित का मतलब क्या होता है? एक मन में प्रश्न आएगा कि भारित का मतलब क्या होता है। भारित का मतलब यह हुआ जिस पर सदन में चर्चा तो हो सकता है लेकिन मतदान नहीं हो सकता है। बहस खूब होगा उस पर लेकिन मतदान नहीं होगा, उसे ही भारित व्यय बोलते हैं। दूसरी बात, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पे रहते हुए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पे रहते हुए उनके वेतन में, यहां ध्यान सुनिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पे रहते हुए उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग करेंगे उनके पद पे रहते हुए उनके वेतन में किसी भी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। दोनों का मतलब अलग अलग है। यदि हम सीधा बोलते हैं कि उनके वेतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो यहाँ से यह मीनिंग निकलेगा कि जो उनके पद पे रहते हुए उनके वेतन को ना तो बढ़ाया जा सकता है, यह भी निकल सकता है मीनिंग, और यह भी निकल जाएगा कि ना ही घटाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही यदि हमने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी हानिकारक परिवर्तन, मतलब क्या हुआ कि उनके पद पे रहते हुए उनके वेतन में बढ़ोतरी तो की जा सकती है लेकिन घटोतरी नहीं की जा सकती है। इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे उनके पद पे रहते हुए उनके वेतन में किसी भी प्रकार का कोई भी हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। हम यहाँ पर यह स्पष्ट समझाने का प्रयास किए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 के तहत, 149 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का काम लेखांकन और परीक्षण, मतलब अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग,
अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 149 के तहत अनुच्छेद 149 में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के कार्य के बारे में बतलाया गया है। तो अनुच्छेद 149 यह बताता है हमें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्य है वह लेखांकन और परीक्षण करना है। मतलब क्या, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करना है। तो यह कार्य 1950 से लेकर 1976 तक, 1950 से लेकर 1976 तक यह दोनों कार्य कर रहा था अकेले। कौन? कैग। लेकिन 1976 में बहुत विवाद खड़ा उत्पन्न हो गया, और होना भी चाहिए क्योंकि नेचुरल जस्टिस है। अब एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपके पापा आपको 100 रुपया दिए हैं और वह बोले हैं कि जाओ तुम ये सामान लेके आओ, फलाना फलाना सामान, और आप वह सामान लेके आ गए, और आपके पापा जब उस पैसा के बारे में हिसाब मांगे तो आपने एक एक हिसाब दिया कि यहाँ ये यहाँ ये खर्चा किए, हम 100 रुपया खर्च हो गया। तो यह हुआ अकाउंटिंग करना। आपके पापा जो किए वो अकाउंटिंग किए। लेकिन यदि उसी में आपके पापा उन सभी वस्तुओं का दाम देखना शुरू कर दे कि कितना यह झूठ बोला है या यह सच बोला है, तो वह हो क्या? परीक्षण करना। तो यदि दोनों काम एक ही व्यक्ति करे, दोनों काम यदि एक ही व्यक्ति करे, यदि यही काम आपको दे दिया जाए कि आप खुद अपना बताओ कि तुम कितना खर्चा किया है और तुम ही बताओ कि तुम जो खर्चा किया है वह सही किया है या गलत, तो आप विश्वास कीजिए, आप हमेशा कहिएगा कि हम सही ही किए। जिस प्रकार यदि हमसे कभी कोई पूछे कि आप जो क्वालिटी पढ़ा रहे हैं या सही पढ़ा रहे हैं या गलत, तो हम हमेशा कहेंगे कि मेरा हमेशा प्रयास होता है कि सही ही पढ़ा है। कहने का तात्पर्य क्या है? जो व्यक्ति जो काम खुद कर रहा है, यदि उस काम के बारे में उस व्यक्ति से ही पूछा जाए तो वह कभी भी अपने आप को गलत साबित नहीं करेगा। तो इस कारण से 1976 में बहुत सारा विवाद खड़ा हुआ कि यही कौन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही अकाउंटिंग भी करता है और यही ऑडिटिंग भी करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भारत सरकार का, यहाँ पर याद रखेंगे, भारत सरकार का जिस दिन से देश आजाद हुआ 1950 से 1976 तक अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों काम यह किया था। कौन क्या किया था? कब तक? 1950 से 1976 तक। लेकिन 1976 से 1976 तक के 1976 के बाद से अकाउंटिंग का कार्य इससे ले लिया गया और ऑडिटिंग का कार्य इन्हें दे दिया गया। मतलब क्या, अब आपका काम सिर्फ है परीक्षण करना, जांच करना, और अकाउंटिंग का कार्य किसी और का है। यही बात जब राज्य सरकारों को बोला गया कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो राज्य सरकार अपने हाथ से खड़ा कर दी और वह बोली कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो हम इतना एक्सपेंस वहन करेंगे, हम उनका सैलरी ये दो वो दो, हम उतना नहीं कर सकते हम, तो इसलिए हम लोगों का दोनों काम एक ही व्यक्ति करेगा। तो आप याद रखेंगे 1950 से लेकर आज हो गया 6 मई 2020, 6 मई 2020 तक सभी राज्यों का अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों कार्य अकेला कैग ही करता है। लेकिन जब पूछे कि भारत सरकार का, तो भारत सरकार का अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का कार्य कैग के द्वारा 1950 से लेकर 1976 तक किया गया। उसके बाद 1976 के बाद भारत सरकार के द्वारा एक नया विभाग बनाया गया, जिसे हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। आगे हम थोड़ा बता देते हैं, जिसका नाम है, इसका नाम है CAG, उसका नाम है CGA। बस अंतर इतना ही है, वह भारत सरकार के 1976 के बाद अकाउंटिंग का कार्य देखता है। अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 150 में यह बोलता है कैग
अनुच्छेद 150 में यह बोलता है लेखा का प्रारूप क्या होगा। अनुच्छेद 150 में यह कह रहा है कि लेखा का जो प्रारूप होगा वह कैसा होगा। तो क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि लेखा का प्रारूप किस प्रकार से होगा। इस बात का चर्चा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 150 में दिया गया। जब भी आपसे पूछे कि अनुच्छेद 150 में किस बात का चर्चा किया गया है, तो अनुच्छेद 150 में लेखा का प्रारूप क्या होगा इस बात का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 151। अभी देखिए वर्तमान में हो क्या रहा है, अभी तो कोई एग्जाम होगी नहीं, लगभग ऐसा जो जहाँ तक जो चल रहा है माहौल अभी इस कोरोना महामारी के दरमियान, तो बहुत सारे विद्यार्थी या मेरे दोस्त ऐसे हैं जो सिर्फ बुक को लेकर और अनुच्छेद रट रहे हैं। 148 ये, 150 ये, 149 में ये, 131 में ये। अनुच्छेद रटने की बजाय आप कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए, आप उस बुक में अंदर तक जाके पढ़ाई कीजिए। और अभी आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ा समय मिला है अभी आपको किसी भी बुक को खंगाल के पढ़ने का। इसलिए अनुच्छेद या किसी भी चीज को याद करने के बजाय उसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप अच्छे से समझ जाइएगा तो एग्जाम में वह प्रश्न उस टॉपिक से कहीं से भी आएगा तो उसको आप सॉल्व करके आइएगा। लेकिन यदि आप रट्टा मार रहे हैं अनुच्छेद 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्ति, अनुच्छेद 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्ति, तो आप बिलीव कीजिए आप यदि 149 पूछ लिया वो तो आप भूल गए। यदि वो आपसे पूछ लिया कि कैग की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है लेकिन किसके सिफारिश पर, तब आपका आंसर आएगा कि हम तो जानते ही नहीं है, क्योंकि आपने उसे पढ़ा ही नहीं। आपने क्या किया, सिर्फ रट्टा मारा। तो हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप रट्टा मारने की बजाय आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए। पहले आपके पास बहाना था कि मेरे पास समय नहीं है बुक पढ़ने का, कोचिंग का इतना वर्क है। अभी आपके पास कोई वर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप बुक पढ़िए, अधिक से अधिक आप पढ़ाई कीजिए। और हर एक चीज को, जो चीज आप पहले नहीं भी पढ़ चुके थे, अभी आप उसको पढ़िए और समझिए। रट्टा मारने की बजाय आप समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए मुझे 151 में क्या है, क्योंकि नया जो समय चला है उस समय में अब किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट नहीं करता है। अब थोड़ा सा वो क्वेश्चन को घुमाना जानता है एग्जामिनर, तब तो विद्यार्थी घूमता है। अनुच्छेद 151 के तहत यह बोला है कैग अपनी रिपोर्ट देता है किसे, प्रेसिडेंट को या प्रेसिडेंट को, मतलब क्या, राष्ट्रपति को। कैग अपनी रिपोर्ट किसे देता है, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ रखवाता है, संसद में। देखिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, कहीं पर भी हमने लोकसभा नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है, कैग अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट कहाँ रखवाता है, संसद में। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि कैग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा कि कैग की रिपोर्ट को संसद में कौन रखवाता है, तो आप बोलिएगा राष्ट्रपति रखवाता है, संसद में, ना कि लोकसभा में। अब क्या होगा, संसद में जैसे ही यह रखा जाएगा तो हमारे जो सांसद लोग होते हैं वो उतने ज्ञानी नहीं होते हैं, कुछ छोड़ के, और सबके पास इतना समय नहीं है कि जो, और खास भी इकोनॉमिक्स, यह सब्जेक्ट कहाँ तक आ गया टॉपिक, इकोनॉमिक्स है। मतलब क्या, इसमें तो सिर्फ लेखा जोखा ही होगा पूरा देश का, तो वो सबके समझ में नहीं आता है। तो इस कारण से क्या किया गया, कार्यपालिका के द्वारा, लोकसभा के द्वारा वित्तीय समिति में एक समिति है जिसका नाम है पीएसी हम बोल रहे हैं, ना कि एसी और या पीए भी नहीं बोल रहे हैं हम, और ना ही हम एसी बोले हैं। हमने क्या कहा, पीएसी मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, मतलब लोक लेखा निधि, पीएसी। तो हम देखिए क्रम कैसे याद रखेंगे। अनुच्छेद 151 के तहत कैग अपना रिपोर्ट देता है किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति रिपोर्ट कहाँ रखवाता है, संसद में। संसद में उस रिपोर्ट की जांच के लिए एक समिति है, वित्तीय समिति के अंतर्गत वो समितियां आती है,
इसका नाम क्या है? पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मतलब क्या? लोक लेखा समिति। अब देखेंगे इस लोक लेखा समिति में, इस लोक लेखा समिति में 7 मेंबर, 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। 7 सदस्य किसके होते हैं? राज्यसभा के। और 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के। पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा निधि में कुल कितने लोक लेखा समिति, सॉरी निधि नहीं होगा, सॉरी फंड निधि का होता है समिति। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। इस कारण से इसे पीएसी को लोकसभा का समिति भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक मेंबर किसका है? लोकसभा का। दूसरी बात, इस पीएसी का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष के पार्टी का ही होता है, ऑपोजिशन ही होता है, यह भी याद रखेंगे हम। दूसरी बात, जो इसमें दोनों सदनों के मेंबर होते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? विपक्ष के नेता। और इसमें दोनों सदनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अब क्या होगा? पीएसी इस रिपोर्ट की जांच करेगी। पीएसी इस रिपोर्ट की जांच करेगी। इस रिपोर्ट की, जो रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा संसद में रखवाया गया। अब पीएसी को जहां समझने में कोई दिक्कत होगा या उन्हें ऐसा आशंका लगेगा कि यह डाटा गलत है, तो वहां पर पीएसी सीएजी क्या के किसी सदस्य को बुला सकता है और उनसे पूछ सकता है कि यहाँ पर यह क्या लिखा हुआ है, या कुछ समझ सकते हैं। इस कारण से इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, सीएजी और पीएसी, इन दोनों का रिलेशन बहुत ही बेहतर बोला जाता है। इस कारण से इसे इसका क्या बोला जाता है? फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, मतलब क्या? दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक। सीएजी जो है वह दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक है। तो इन दोनों का संबंध बहुत ही बेहतर है। अब क्या होगा? यह जांच करेगी किसके द्वारा? जो क्या जो कॉपी दिया है या जो क्या दिया है? प्रस्ताव। प्रस्ताव का मतलब यहाँ पर वह बिल नहीं, सॉरी, क्या जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट की जांच कौन करेगा? पीएसी। अब 1976 में कैग पावर्स, ड्यूटीज एंड सर्विस कंडीशन एक्ट 1971 में संशोधन करके 1976 में CGA लाया गया। वहां था कम, COM, कंट्रोलर, और यहाँ कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, और वहां पर है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। दोनों का अलग अलग मतलब है। कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स मतलब 1976 में यह पद लाया गया, CGA। यह पद किसके अंतर्गत काम करता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग आता है, और उस व्यय विभाग के अंतर्गत यह CGA कार्य करता है। CGA किसके अंतर्गत? तो वित्त मंत्रालय में बहुत सारा विभाग बटा हुआ है, आय विभाग, व्यय विभाग, बहुत सारे विभाग ऐसा है। तो उसमें व्यय विभाग के अंतर्गत CGA कार्य करता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स। यह किसका कार्य करता है? यह भारत सरकार कार्य करता है, यह हम लोगों ने देख चुका है। पकड़ बनाने के लिए, कार्यपालिका पर पकड़ बनाने के लिए, कार्यपालिका पर कंट्रोल करने के लिए, कार्यपालिका के विभिन्न खर्चों को, मंत्रिपरिषद के खर्चों को या खर्चों पर निगरानी रखने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए संसद
समय समय पर कानून या कार्य करती है। वही कार्य करता है कौन? पीएससी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। मतलब क्या? लोक लेखा निधि। मतलब क्या? लोक लेखा निधि किसका यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है? तो वह रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट का, संसद का। और किस पे निगरानी करता है? तो वह निगरानी करता है कार्यपालिका, मतलब क्या? मंत्री परिषद के जो विभिन्न खर्चे हैं, व्यय हैं, उन पर वह निगरानी रखता है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, क्या कैग की रिपोर्ट पर किसी भी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई हो सकती है? कोर्ट में जाया जा सकता है? तो आप लोगों को याद होगा कैग की रिपोर्ट जब विनोद राय जी थे कैग के अध्यक्ष, तो उनके समय में ही 2G स्पेक्ट्रम घोटाला का नाम आया था, कोयला घोटाला आया था। तो देखिए डेमोक्रेसी कंट्री में होता क्या है, जितने मतलब कार्यपालिका, डेमोक्रेसी कंट्री में नेता जो होते हैं वह न्यायपालिका से नहीं डरते हैं। डेमोक्रेसी कंट्री में नेता जनता के ओपिनियन से डरते हैं, मतलब क्या? जनता की सोच, मतलब क्या? लोगों से वो डरते हैं। जैसे ही कैग में, मान लीजिए कैग में नाम आ गया ए राजा या किसी और व्यक्ति का नाम आ गया उस घोटाला में, तो अब क्या करेगा? आज तक न्यूज वाले या कोई भी न्यूज वाला उस चीज को लेके भाड़ी बैठे रहेगा। कैग ने ये किया, वो क्या, ये जाने ये किया, ये जाने ये घोटाला किया, ये जाने वो घोटाला किया। अब क्या हुआ? जनता ये नहीं जानती कौन क्या है, कैग क्या, जनता को ये भी नहीं पता। जनता के बीच उस व्यक्ति का छवि सिर्फ घोटालेबाज में चला जाएगा, क्या कि इनका छवि घोटाला में चला गया है। तो यहाँ पर यह हम बोल सकते हैं कि कैग की रिपोर्ट पर न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, उसका लीगल वैल्यू नहीं है। किसका? तो कैग की रिपोर्ट का। दूसरी बात, कैग की रिपोर्ट जैसे ही प्रस्तावित हुआ, कैग अपना रिपोर्ट दिया, तो ए रजा के खिलाफ आप लोग पता होगा सजा हुआ था PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। और किसके रिपोर्ट पर? कैग के रिपोर्ट पर ही ए रजा को सजा हुआ था। या जो भी कोयला घोटाला में या कोई स्पेक्ट्रम में जिन पर भी कार्रवाई हुई, वह कार्रवाई कैग के रिपोर्ट पर ही हुई। लेकिन आधार क्या था? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यह हिंदी में से बोला जाता है जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका डाला गया था कोर्ट में और कैग की रिपोर्ट पर ही कार्य हुआ था। ऐसा बोला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऐसा बोले थे कि कैग जो है वह पब्लिक, मतलब क्या? कैग जो है वह एक वॉच डॉग है। किसका? पब्लिक के पर्स का। मतलब क्या? कोई कोई ऐसा बोलता है या बोला जाता है, किसी किसी बुक में भी ऐसा लिखा रहता है कि कैग जो है वह एक कुत्ता की तरह कार्य करता है। यहाँ पर वह कुत्ता का मतलब यहाँ पर यह नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पर यह बोलेंगे कि कैग जो है वह आदमी के पैसों, क्योंकि सरकार एक ट्रस्टी ग्रुप में काम करती है, सरकार के पास कोई पैसा नहीं है, वह पैसा हम लोगों का है, जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं उसी से सरकार चलती है। सरकार के पास एक भी रुपया नहीं है, तो हम लोगों का जो रुपया खर्चा किया जाता है उस पर कंट्रोल करने के लिए, उसकी निगरानी के लिए कैग का गठन किया गया। तो वॉच डॉग का संज्ञा किसने दिया था कैग को? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कैग को वॉच डॉग का संज्ञा दिया था। एक बार ऐसा प्रश्न आया था बहुत दिन पहले कि कैग एक ऐसा है जो, कैग एक कुत्ता की तरह जो भौंकता तो है लेकिन काटता नहीं है। कैग वह कुत्ता है जो भौंकता तो है लेकिन काटता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कैग रिपोर्ट तो देता है, देखिए वास्तव में यह काटता नहीं है, लेकिन यह ऐसा काटता है जो दर्द भी नहीं देता है और ना ही यह सुकून से जीने देता है। कहने का यह मतलब है कैग भौंकेगा, कैग भौंकेगा मतलब न्यूज वाला भौंकेगा, न्यूज वाला भौंकेगा तो वह मामला जाएगा कोर्ट में कहीं ना कहीं, और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा तो अरविंद बोबडे जी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं वो भौंकेंगे, और वह जो भौंकेंगे मतलब जिनके खिलाफ गया उनका काम खत्म हो जाएगा। मतलब क्या, आप लोग देखे होइएगा टूरी स्प्रिंग घोटाला में जिन जिन नेताओं का नाम आया था उन्हें उनमें से बहुत को इलेक्शन लड़ने भी नहीं दिया गया था, पार्टी के तरफ उन्हें सीट भी नहीं दिया, टिकट भी नहीं दिया गया था। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा बना था, क्या कि कैग वह कुत्ता है जो भौंकता तो है लेकिन काटता नहीं है। यह भौंकता है वास्तव में, यह रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट का नाम भी रहता है, लेकिन काटता नहीं है, और काटता भी है यही, लेकिन यह ऐसा काटता है जो दर्द नहीं होने देता है।
मेरे विचार से, मेरा यह पर्सनल विचार है, मेरे विचार से कैग जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है उनकी नियुक्ति के लिए कॉलेजियम पद्धति होना चाहिए। और यह मेरा विचार भी, और लाल कृष्ण आडवाणी जी बहुत दिन पहले बोल चुके थे कि कॉलेजियम पद्धति से नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जैसे ही होगी तो वह क्या होगा, उसमें अच्छे अच्छे पदाधिकारी आएंगे और वह निष्पक्ष भाव से काम करेंगे। अब हम लोग इस टॉपिक को समझने का पूरा प्रयास किया, फिर भी यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 2 लाइन और हम बोलेंगे कैग के संबंध में। वर्तमान भारतीय लोकतंत्र में कैग की भूमिका, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका, वर्तमान भारतीय लोकतंत्र में कैग की भूमिका निर्णायक है, जो मंत्री परिषद के खर्चों पर निगरानी रखता है या निगरानी रखने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समझ गए होंगे। धन्यवाद।